तो मेरे पॉलिटिकल साइंसेस व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का संवैधानिक विकास के दूसरे वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में जितने भी एक्ट्स आए थे उनको पढ़ चुके थे। अब आज इस वीडियो में हमें दूसरा टॉपिक कवर करना है, दूसरा पार्ट कवर करना है, जिसमें हम ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब शासन चला गया उस समय जितने भी एक्ट आए हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 से लेकर 1947 के सभी एक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पहले पिछले वीडियो में जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर बहुत लोगों ने सही दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय विजयों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसका आंसर भी बहुत सारे लोगों ने सही दिया था। तो चलिए अब आगे का पढ़ते हैं, 1858 के एक्ट से आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाने के बाद जो पहला एक्ट आया है वो है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। अब हम इन एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला एक्ट जो हमें पढ़ना है वो है भारत शासन अधिनियम 1958। इस एक्ट के समय क्राउन कौन था ब्रिटेन का? तो वो थी महारानी विक्टोरिया, पीएम थे प्रिमेस्टोन, और गवर्नर जनरल, जिसको मैंने शॉर्ट में जीजी लिखा हुआ है, वो थे उस समय लॉर्ड स्टेनली। प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड कैनिंग। तो किसने इसको पेश किया था? लॉर्ड कैनिंग ने इसको पेश किया था। और इसकी घोषणा कब हुई थी? घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 को। कैनिंग ने इसे इलाहाबाद में शाही दरबार लगाकर इसकी घोषणा की थी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में शासन जो था वो क्राउन के हाथों में चला गया। जब ये क्राउन के हाथों में चला गया तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, और ये भारतीय जनता को बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें ये दिखाना था कि जो अव्यवस्था फैली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से फैली हुई थी। तो इसीलिए इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने की। और कहाँ पे की? तो इलाहाबाद में की। एक शाही दरबार लगाया गया, वहाँ पर इस घोषणा को किया। हालांकि महारानी जो विक्टोरिया थी वो इस शाही दरबार में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा सा शाही दरबार लगाकर इलाहाबाद में इसकी घोषणा की गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी घोषणा किसने की थी और इसकी घोषणा कहाँ की गई थी और किस दिन की गई थी। जैसे 1 नवंबर 1858 को किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ की थी? इलाहाबाद के शाही दरबार में। इसे भारतीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, भारत शासन अधिनियम 1958 को। अच्छा, अब इसके प्रावधान देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला प्रावधान है EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ साथ कोड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जिसको मैंने COD और BOC लिखा हुआ है, उसकी समाप्ति की गई। याद आ रहा होगा आप लोगों को कि पीस इंडिया एक्ट में जो हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था, जिसमें कोड ऑफ डायरेक्टर्स या जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह दिया जाता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई थी। तो इन दोनों बॉडीज़ को क्या कर दिया गया? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अगला प्रावधान है, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिसे वायसराय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि यहाँ से अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि अब गवर्नर जनरल की जगह पूरे भारत का वायसराय होगा। उसका नाम होता था गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया।
लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसे वायसराय ही कहा जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि 1733 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम जैसा बनाया हुआ है, इसमें हम इन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। और 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि विलियम बेंटिक था। उसके बाद 1858 के एक्ट से गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। जो बनने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपका रिवीजन भी हो गया होगा और आप इसको याद भी रखेंगे। पूरा नाम था गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए कि अब वायसराय को सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था और वो अपनी रिपोर्ट किसे देता था? भारत सचिव को अपनी रिपोर्ट देता था। इसी एक्ट से यूके यानी कि ब्रिटेन में भारत के लिए भारत सचिवालय बनाया गया। इसका जो हेड होता था वो भारत सचिव होता था और ये ब्रिटेन के कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता था। सबसे पहले भारत सचिव कौन बने थे? सबसे पहले भारत सचिव बने थे लॉर्ड स्टेनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस एक्ट से भारत सचिवालय बनाया गया था। यहाँ पे हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ देखिए, वायसराय जो है सबसे नीचे आएंगे। इस जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में हम सबसे नीचे देखें तो वायसराय है भारत का वायसराय। वो कहाँ पे है? वो भारत में है। वो इन अधिनियमों के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? पूरे शासन को चला रहा है, प्रशासन देख रहा है और वो अपनी एक रिपोर्ट बनाकर किसको दे रहा है? भारत सचिव को देख रहा है। देखिए अगले स्तर में एरो लगा हुआ है भारत सचिव पे। भारत सचिव क्या कर रहा है? उस रिपोर्ट को कहाँ रख रहा है? संसद के सामने रख रहा है। और संसद उस रिपोर्ट को कहाँ रख रही है? क्राउन के सामने रख रही है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये देख पा रहे हैं कि क्राउन, संसद और भारत सचिव ये तीनों यूके में है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है और केवल जो वायसराय है वो भारत में है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इस एक्ट से अब क्या होने लगा था? वायसराय अपनी रिपोर्ट किसको देने वाला था? भारत सचिव को देगा। ऐसी व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और की गई, सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। यानी कि भारत सचिव के जितने भी लोग होते थे, जितने भी लोग वहाँ पे काम करते थे भारतीय सचिवालय में, चाहे वो लंदन में ही क्यों ना काम करते हों, उनका वेतन भी अब भारतीय कोष से दिया जाता था। इसके साथ साथ क्या हुआ? भारत में मुगलों की समाप्ति हो गई, व्यापक नीति की समाप्ति यहाँ पे कर दी गई। भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि व्यापक की नीति, जिसे हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, और रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप करना भी। लेकिन यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने एक तरीके से ये सारी जो चीज़ें थीं उसको बंद कर दिया। वो सारी चीज़ें अब करना बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें ये दर्शाना था कि जो क्राउन का शासन है वो बहुत ही अच्छा शासन है भारत के लिए। और जो भी अभी तक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, वो केवल इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, वो प्रशासन चला रही थी इस वजह से। तो ये था हमारा पहला एक्ट। इसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861। ये पहला भारत परिषद अधिनियम है। उस समय भी क्राउन विक्टोरिया ही है, वायसराय अब कैनिन है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? तो इसमें पुनः विकेंद्रीकरण यानी कि विधायी और न्यायिक रूप से इसमें फिर से विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण करने का क्या मतलब है? विकेंद्रीकरण करने का मतलब है कि शक्तियों को, प्रशासनिक शक्तियों को क्या कर दिया गया? कई हिस्सों में, कई जगहों पर बांट दिया गया। अब इसमें क्या किया गया? इसमें मद्रास और बम्बई को फिर से विधान परिषदों को विधायी शक्तियाँ दे दी गई। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने 1773 के एक्ट में पढ़ा था कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल, किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था और सारी शक्तियाँ एक तरीके से केंद्रीकृत कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर से विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और इसके साथ साथ 3 नई प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनका भी गठन हुआ। ये प्रांतीय विधान परिषदें कहाँ कहाँ हुई?
सबसे पहले बंगाल में 1862 में, उसके बाद पंजाब में, और एक न्यू फ्रंटियर प्रोविंस करके एक और प्रोविंस बनाया गया। जैसे कि अभी राज्य होते हैं उसी तरीके से प्रांत ब्रिटिशर्स कहते थे और उसे इंग्लिश में प्रोविंस कहा जाता था। तो इस तरीके से बंगाल न्यू फ्रंटियर प्रोविंस 1866 और पंजाब 1897 में बनाया। इसके साथ साथ इस एक्ट में न्यायिक विकेंद्रीकरण भी किया गया। न्यायिक विकेंद्रीकरण में क्या किया गया? आपने देखा कि 1773 के एक्ट में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इस एक्ट में उच्च न्यायालयों की भी स्थापना की गई। 1861 में उच्च न्यायालयों की भी स्थापना की गई। कहाँ कहाँ पे? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इस अधिनियम के तहत 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रशासन के साथ साथ अब क्या हो रहा है, न्यायिक स्तर पर भी विकेंद्रीकरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। जिसका मतलब अभी हमने समझा कि शक्तियों का एक जगह सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण ना होकर हर कई जगहों पर शक्तियों का बटा होना, इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला प्रावधान था वायसराय की कार्यकारी परिषद। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसे केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। इसमें क्या प्रावधान हुए? इसमें गवर्नर को अब 6 से लेकर 12 सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति प्राप्त हो गई। यानी कि गवर्नर इसमें 6 या 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता था। इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। गैर सरकारी से क्या मतलब है कि जो ऐसे होते थे जो सरकार का हिस्सा नहीं होते थे। इसके साथ साथ इसमें एक प्रावधान हुआ कि पहली बार 3 भारतीय गैर सरकारी सदस्य लॉर्ड कैनिंग द्वारा मनोनीत किए गए। यानी कि मैंने बताया गैर सरकारी वो सदस्य जो सरकार का हिस्सा नहीं होते थे, उन्हें केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करने की शक्ति थी। उसमें 3 लोग पहली बार गैर सरकारी सदस्यों में 3 लोग भारतीय 3 सदस्य मनोनीत किए। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? तो सबसे पहले सदस्य थे पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, दूसरे बनारस के राजा देवनारायण सिंह और तीसरे सर दिनकर राव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ याद रखिएगा। इसके साथ साथ कानून निर्माण प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। पहली बार इस एक्ट से भारतीयों को कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया गया। अगला प्रावधान है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, जो कि 6 महीने के लिए प्रभावी होता था। अध्यादेश दोस्तों आप सभी जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। अध्यादेश मतलब कि कोई भी नया कानून एक तरीके से बनाने की शक्ति वायसराय को मिल गई, जो कि 6 महीने के लिए प्रभावी हो सकता था। उसके बाद है कैनिंग की विभागीय व्यवस्था को 1858 को मान्यता दे दी गई। कैनिंग की जो विभागीय व्यवस्था थी उसे इससे मान्यता दे दी गई और कार्यकारी परिषद में 2 और सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। अब कार्यकारी जो परिषद थी उसमें 2 और नए सदस्यों की नियुक्ति हो गई थी। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रावधान इस एक्ट में हुए। तो 1861 के बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आएगा, लेकिन इस बीच में कुछ प्रमुख घटनाएं घटी, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एल स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट 1873, यानी कि एल स्टॉक लाभांश विमोचन एक्ट 1873। ये क्या था? अभी जो हमने पढ़ा कि 1861 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया गया था, तो इस एक्ट से उसको इन्फोर्स लाया गया, यानी कि लागू कर दिया गया और 1 जून 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हुई इस दौरान। दूसरी चीज़ क्या हुई? रॉयल टिटाइज एक्ट 1876, शाही उपाधि अधिनियम 1876, यानी कि 1876 में क्या किया गया? अभी हमने पढ़ा था कि जो महारानी विक्टोरिया को महारानी घोषित किया गया था, इसमें क्या किया गया कि अब इस एक्ट द्वारा महारानी विक्टोरिया के शासन की औपचारिक घोषणा कर दी गई। औपचारिक घोषणा इसकी कर दी गई और क्या किया गया? विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो आंसर होगा विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और इसके लिए लॉर्ड लिटन, जो वायसराय था उस समय, लॉर्ड लिटन, उसने दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार लगवाया इसके सेलिब्रेशन के लिए।
1 जनवरी 1877 को। किसके सेलिब्रेशन के लिए? महारानी विक्टोरिया के शासन की औपचारिक घोषणा के लिए। अब लॉर्ड लिटन जो था वो भारत का उस समय वायसराय था और महारानी विक्टोरिया के शासन की औपचारिक घोषणा करनी थी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1858 में ही शासन जो था वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में जा चुका था। तो अब ऐसे में क्या करना था कि उन्हें सिर्फ एक औपचारिक घोषणा करनी थी। तो लॉर्ड लिटन ने एक औपचारिक घोषणा की और दिल्ली दरबार लगवाया। पहला दिल्ली दरबार लगवाया इसके सेलिब्रेशन के लिए और 1 जनवरी 1877 को ये हुआ। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे इम्पॉर्टेंट, कि पहला दिल्ली दरबार था। ऐसे 3 दिल्ली दरबार लगे हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ स्पेशली बता दिया है एरो लगा के, कि 1877 में, 1903 में और 1911 में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुल कितने दिल्ली दरबार लगाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई और पब्लिक वर्क यानी कि जो पब्लिक काम थे उनको करने के लिए भी सदस्यों की नियुक्ति की गई। 1861 में इसका प्रावधान था और यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके साथ साथ 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को सामग्री घोषित कर दिया गया था। कहाँ पे? दिल्ली दरबार में जो लगाया गया था सेलिब्रेशन के लिए, उसके बाद 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को सामग्री घोषित कर दिया गया था पूरे भारतीय प्रदेश के लिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, डेट पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे दिल्ली दरबार की, तो मैंने आपको बताया था कि अब तक 3 दिल्ली दरबार लगाए गए थे। देख लेते हैं कौन कौन से। 1877 में लॉर्ड लिटन ने लगवाया था रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के लिए। इसके बाद 1903 में कर्जन ने लगाया था, वायसराय कर्जन ने एल्बर्ट सप्तम को राजा बनने की खुशी में, यानी कि जो एल्बर्ट सप्तम था वो ब्रिटेन का राजा बना था, ब्रिटेन के राजा बनने की खुशी में कर्जन ने भारत में दिल्ली दरबार लगवाया था। उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगाया, जो कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था और ये लगाया गया था जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी जब भारत आए थे, राजा जॉर्ज पंचम, इसलिए लगाया गया था। और ये 1911 वाला दिल्ली दरबार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हुई थी। पहली बात तो इसमें 1905 के बंग भंग को, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और दूसरी चीज़ क्या की गई थी, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की, स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। तो ये इस एक्ट के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। हम चलते हैं अपने अगले एक्ट की ओर। हमारा अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए वो हम देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को और याद दिला दूँ कि 1853 के चार्टर एक्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि क्राउन जो है महारानी विक्टोरिया है। और याद रखेंगे कि 1837 से लेकर 1901 तक क्राउन विक्टोरिया ही रहने वाली है, इसीलिए हम उनका नाम बार बार नहीं रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि 1901 तक अब वही क्राउन रहने वाली है। तो इस एक्ट के समय भी क्राउन महारानी विक्टोरिया ही थी। चलिए इसके प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान है केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अभी जो हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था, अब उसी में इसमें क्या कर दिया गया था, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। यानी कि पहले इनकी संख्या 6 से 12 तक हो सकती थी और अब इनकी संख्या 10 से 16 तक हो सकती थी। इसके लिए एक प्रकार की निर्वाचन प्रणाली का भी प्रारंभ किया गया था, सीमित निर्वाचन प्रणाली का। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हुई थी, बजट व लोकहित के मामलों में भारतीयों को 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। और साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें अभी भी नहीं मिला था। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न क्या होते हैं। जैसे कि अगर बजट से संबंधित प्रश्न, कोई प्रश्न किसी को आता है कि ये बजट इतना क्यों रखा गया या यहाँ पे इतना खर्च क्यों किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं प्रश्न। अब
वो प्रश्न पूछने का अधिकार तो भारतीयों को था। लेकिन अब ये पूरक प्रश्न क्या होते हैं? तो पूरक प्रश्न होते हैं कि आपने जैसे सपोज़ किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपने पुल बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च किए? तो आंसर आया, उसके बाद आया कि इस इतने ही पैसे आपने क्यों लगाए, इससे कम में आपने पुल बनाने की योजना क्यों नहीं बताई। तो ये हो गया पूरक प्रश्न कि जब हम क्वेश्चन को जानने के लिए उसी बात को और क्लैरिफाई करने के लिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, उसे कहते हैं पूरक प्रश्न। इसमें परेशानी ये होती है कि प्रश्न तो पहले आदमी पूछ सकता है, लेकिन जो पूरक प्रश्न होते हैं वो कई बार आंसर पर डिपेंड होते हैं, तो इसको पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो भारतीयों को यही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार बजट में नहीं मिला था। इसके बाद अगला एक्ट देख लेते हैं। अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसे कई बार मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तो हम इसके नाम को समझ लेते हैं। मार्ले मिंटो, इसे क्यों कहा जाता है? तो मार्ले और मिंटो ये एक्चुअल में दो व्यक्तियों का नाम है। मार्ले उस समय भारत के भारत सचिव थे, याद कीजिए हमने पढ़ा था भारत सचिव, वही भारत सचिव उस समय मार्ले थे। और मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस समय कौन थे? भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर इस योजना को एक तरीके से कहें सुधार के लिए बनाया था, या इस एक्ट को बनाया था। इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। वायसराय इस समय लॉर्ड मिंटो सेकंड है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया ही है। यह अधिनियम जिस समिति की सिफारिश पर लाया गया था, उस समिति का नाम था जॉर्ज अरुंडेल समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हम इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रवेश दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रवेश दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले विधि अधिकारी थे जो भारतीय थे और जिनकी नियुक्ति वायसराय की कार्यकारी परिषद में हुई थी। इसके साथ साथ दूसरा प्रावधान था केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को 16 से लेकर अब 60 कर दिया गया था। हम देखते आ रहे हैं कि लगातार अधिनियमों में केंद्रीय जो परिषद है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा भारत सचिव की परिषद, पहली बार इसमें भारत सचिव की परिषद, याद कीजिए हमने भारत सचिव की परिषद, भारत सचिवालय के बारे में पढ़ा था जो कि लंदन में थी। उसमें पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया। वो भारतीय थे KG गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी। इन दोनों के नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। अच्छा, इस अधिनियम में अगला जो प्रावधान है वो बजट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अब भारतीयों को बजट में जो प्रश्न पूछने का केवल अधिकार था, पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था, अब उसके साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया, बहस करने का अधिकार मिल गया, मत देने का अधिकार मिल गया और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। यहाँ से बजट पर भारतीयों को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। इसके साथ साथ एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, पहली बार पूरे भारत के लिए बजट जो था वो प्रस्तुत किया गया था 1833 में। एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। पहली बार केंद्रीय परिषद का चुनाव होगा, इसी एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया। और यह चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मिंटो द्वारा इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन मंडल मुस्लिम वर्ग हेतु बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कौन से एक्ट में की गई थी? तो इसी एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी मुस्लिम वर्ग के लिए। इसमें होना क्या था? इसमें ये था कि कुछ सीटें रिज़र्व कर दी गई थी जहाँ से चुनाव केवल कौन लड़ सकते थे? मुस्लिम कैंडिडेट लड़ सकते थे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि उसमें वोट भी केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, बाकी कोई नहीं कर सकता था। इस अधिनियम को उदार निरंकुशता वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले एक्ट की ओर, जो है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। उस समय
चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले एक्ट की ओर, जो है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। क्राउन इस समय जॉर्ज पंचम है। प्रावधान देख लेते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था। केंद्र में एक द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 2 सदन होंगे। ये 2 सदन थे उच्च सदन, राज्य परिषद, जिसमें कुल 60 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 34 सदस्य निर्वाचित और 26 सदस्य मनोनीत थे। इसी तरीके से दूसरा सदन यानी कि निम्न सदन विधानसभा था, जिसमें कुल 144 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित और 40 सदस्य मनोनीत थे। इन सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था और सीमित और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। सीमित मताधिकार का तात्पर्य ये है कि सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार ना देकर, बल्कि कुछ विशेष आधारों जैसे शिक्षा या संपत्ति, इन आधारों पर कुछ ही लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था। अगला प्रावधान है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था या एक तरीके से उत्तरदायी शासन की स्थापना। इसमें क्या किया गया था, यहीं से डायरकी की शुरुआत हुई थी प्रांतों में, प्रांतों यानी कि प्रोविंस में। और इसमें विषयों का विभाजन 2 स्तरों पर किया गया था। एक रखे गए थे आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, जो वायसराय की परिषद जिन्हें देखती थी, जिसमें राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सब विषय रखे गए थे। और दूसरे से इस हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिनमें मंत्रियों द्वारा जिनको करना था, और इसमें रखे गए थे स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय इस हस्तांतरित विषयों में रखे गए थे। आपको याद होगा कि इसी के आधार पर प्रांतों में 1923-24 में चुनाव भी कराए गए थे। इसके बाद अगला प्रावधान है प्रत्यक्ष मताधिकार और महिला मताधिकार, जैसे कि हमने पढ़ ही लिया था। उसके अलावा ली आयोग की स्थापना 1926 में यूपीएससी के लिए की गई। कैग की नियुक्ति का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। गवर्नर की परिषद में 6 में से 3 भारतीयों को रखा जाएगा, ऐसा इस प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। केंद्र व राज्यों के बजट को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ से केंद्र और राज्यों के बजट को अलग अलग कर दिया गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। इसके बाद है सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ाया गया। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि इससे पिछले अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब इसको क्या कर दिया गया, 1919 के अधिनियम में बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले केवल मुस्लिमों को दिया गया था, अब इसमें सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इन सबको भी इसमें ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अगला प्रावधान था भारत सचिव का वेतन अब भारत से नहीं, यानी कि, और इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, भारत उच्चायुक्त कर दिया गया था। यानी कि जो भारत सचिव की नियुक्ति ब्रिटेन में की जाती थी, अब उनका वेतन भारत से नहीं दिया जाएगा और साथ ही में इनका नाम बदलकर भारत उच्चायुक्त कर दिया गया था। अगला है 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल यानी 121 देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। एक नरेश मंडल बनाया गया था जिसमें 121 देशी रियासतों को मिलाया गया था। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए ऐसा कहा गया था कि 10 साल बाद एक आयोग गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम की समीक्षा करेगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिनके कारण 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। अब हमारा अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। इस समय क्राउन है जॉर्ज पंचम ही है और वायसराय है वेलिंगटन, जो 1931 से लेकर 1936 से रहने वाले हैं। इसके प्रमुख प्रावधान थे प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम से की गई। संघीय न्यायालय का प्रावधान, जो दोस्तों अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। 1935 में अधिनियम आया था और 1937 में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसमें यही कहा गया था कि मैक्सिमम जो आयु होगी वो
65 ईयर्स होगी। और CJI जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले वो सर मॉरिस ग्वेयर बने थे। इसके अलावा RBI की स्थापना की गई। मताधिकार को में 10% का और ज़्यादा एक्सपेंशन किया गया या विस्तार किया गया। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या, केंद्रीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या में इसमें मताधिकार, सांप्रदायिक और प्रत्यक्ष सीमित मताधिकार आदि चीज़ें जोड़ी गईं। और सदस्य संख्या कितनी कर दी गई केंद्रीय विधानमंडल की? अब राज्यसभा की 260 और लोकसभा की 375 बढ़ा दी गई थी संख्या, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी इस अधिनियम द्वारा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी, तो आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। आपातकाल की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट प्रावधान है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और इसमें जो विषय होंगे उनका बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर होगा: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये कहा गया था कि जो अखिल भारतीय संघ होगा, इसमें जो प्रांत हैं 11 ब्रिटिश प्रांत, उनकी सदस्यता अनिवार्य होगी। इसके अलावा 6 चीफ कमिश्नरियों की सदस्यता भी अनिवार्य होगी। परंतु देशी रियासतें जो हैं, देशी रियासतों के लिए शर्त रखी गई थी कि उनकी सदस्यता ऐच्छिक होगी। अगर वो चाहें तो इसमें शामिल हो, अगर ना चाहें तो ना हो। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी और उन्हें स्वायत्तता दे दी गई थी। और इसी के आधार पर, इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। चलिए अब हम लोग अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम की ओर बढ़ते हैं, जो है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था ब्रिटिश संसद में और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश संसद में पास कर दिया गया था। इस अधिनियम की घोषणा 20 फरवरी 1947 को ही कर दी गई थी, लेकिन इसे पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। और 30 जून 1947 को यह अधिनियम के पास हो जाने के बाद भारत पर से ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। ये अब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद अब सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीय लोगों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के लागू होते ही शासन सत्ता पूरी तरीके से भारतीयों के हाथों में आ जाएगी। मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन की मांग, मुस्लिम लीग लगातार अब विभाजन की मांग कर रहा था और वो ये कह रहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो इसी के लिए 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी और उसके द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। यानी कि यहाँ पे एक अलग से राज्य की और व्यवस्था की गई थी और उन राज्यों पर 1946 में जो संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बनाया जा रहा था, संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था उसमें जो संविधान बनाया जा रहा था, वो संविधान उस क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा गया था। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों यानी कि भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले पॉइंट में बात की है कि माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करके इस विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य यानी कि भारत और पाकिस्तान के सृजन की बात की थी, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता थी। अगला पॉइंट है 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में
ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त नए डोमिनियनों और समस्त दो नए डोमिनियनों यानी कि भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई समस्त शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ थी शासन करने की, प्रशासन की, सभी शक्तियाँ दो नए डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई थी। अगला पॉइंट है, लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। भारत के प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हें शपथ दिलाई गई। इस प्रकार भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और इसी प्रकार एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और भारत जो था वो विभाजित हुआ भारत में और पाकिस्तान में। दोस्तों 1947 का जो एक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रमुख जो बातें हैं उन्हीं को शामिल किया है। अगर आप 1947 का एक्ट को विस्तार में देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, अगर आप चाहें तो उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। अलग से 1947 एक्ट को इसीलिए बनाया है, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक मतदान के क्षेत्र किस अधिनियम द्वारा आरंभ किए गए थे? ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। यह दूसरा क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आई होप कि आप लोग इजी वे में कर पाएंगे। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे।